सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, शुभकामनाएं हैं। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो यूपी पेट का शॉर्ट पेपर है, उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। और इस आज की क्लास में हम लोग लगभग 109 या 10 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज जो है एस.आर. राव ने की थी। एस.आर. राव ने जो है लोथल की खोज 1955 और से 62 के दौरान की थी। 1955 से 1962 के बीच में की थी। लोथल जो है ये गुजरात में है और गुजरात की भोगवा नदी के तट पर स्थित था। लोथल जो है ये गुजरात में है और गुजरात की भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी। अगला देखिए, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लोथल था। तो हड़प्पा का जो एक बंदरगाह है तो वो लोथल था। इसे डॉकयार्ड भी कहते हैं। लोथल से ही डॉकयार्ड मिला है, तो इसे बंदरगाह जो है कहा जाता है लोथल को। अगला देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। तो हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। तो कनिंघम ने जो है इसकी संक्षिप्त खुदाई जो है 1870 के दशक में की थी। 1870 के दशक में कनिंघम ने इसकी संक्षिप्त खुदाई की थी। और उसके बाद 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा जो है 1921 से विधिवत जो है इसकी खुदाई की गई थी हड़प्पा की। अगला देखिए, भारत में स्थित राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में से पहले की सजावट की विशेषता है। तो भारत में स्थित राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार मिले हैं या शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में से पहले की सजावट की विशेषता है। यह पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। राखी गढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा राज्य में है। हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है। तो राखी गढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल जो है रोपड़ था। तो स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल रोपड़ था। रोपड़ का जो आधुनिक नाम है रूपनगर है। इसे रूपनगर वर्तमान में कहते हैं, रूपनगर, और यह पंजाब में। अगला देखिए, हड़प्पा का धौलावीरा नगर जो है 3 भागों में विभाजित है। तो हड़प्पा का जो धौलावीरा नगर है, यह धौलावीरा नगर जो है 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा भी यह गुजरात में है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो धौलावीरा भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है।
इसे स्थानीय रूप से कोटा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। इसे कोटा टिम्बा, स्थानीय लोग जो है इसे कोटा टिम्बा कहते हैं, कोटा टिम्बा। अगला देखिए, अगला है बनावली। एक मिनट, बनावली सिंधु घाटी। तो बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। तो बनावली जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है जो वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। बनावली की खोज जो है आर.एस. बिष्ट ने की थी। तो आर.एस. बिष्ट ने जो है बनावली की खोज की थी। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ जो है माउंट ऑफ द डेड है। तो मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड मतलब मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, माउंट ऑफ द डेड। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई, जिसे कास्टिंग तकनीक कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया था। ये भी पेट में आया हुआ प्रश्न है। 16 अक्टूबर 2022 की परीक्षा में ये पूछा गया था, फर्स्ट पाली में। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है। तो मोहनजोदड़ो स्थल से या स्थान से पुजारी राजाओं की मूर्ति जो है मिली है। अगला देखिए, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। तो पशुपति जो मोहर है, पशुपति मोहर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई है। पशुपति की मोहर जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष। तो घोड़े की अस्थियां जो है सुरकोटड़ा से मिली हैं। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटड़ा से मिली हैं। सुरकोटड़ा ये भी गुजरात में है। अगला देखिए, योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है। तो उपवेद कौन से हैं भाई? आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद उपवेद है। गंधर्व वेद है, शिल्प वेद है। तो ये जो है वेद हैं, उपवेद हैं। अगला देखिए, वैदिक देवता इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। तो वैदिक देवता जो इंद्र हैं वह वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। इंद्र का जो है 250 बार उल्लेख मिलता है। इंद्र का जो है 250 बार उल्लेख मिलता है।
अगला देखिए पंचगव्य। तो पंचगव्य में जो है तुलसी को शामिल नहीं किया जाता है। तो पंचगव्य में किसको शामिल किया जाता है? तो पंचगव्य में जो है गाय, गाय का दूध, गाय का दूध, दही, घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, तो ये 5 चीज़ें जो हैं पंचगव्य इन्हें कहा गया है। तुलसी जो है पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। अगला देखिए महाजनी प्रथा। तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला देखिए शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। अगला देखो वेदों के गद्य प्रकरण जो है वो ब्राह्मण कहलाते हैं। जो वेदों के गद्य प्रकरण हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। अगला देखिए प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। अगला देखिए ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है सावित्री देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है ये सावित्री देवता जिन्हें सूर्य देव कहा जाता है, सूर्य देव को समर्पित है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तीसरे मंडल में। ठीक है। और इसके रचयिता जो है विश्वामित्र। तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। तो गायत्री मंत्र के रचयिता भी विश्वामित्र हैं। अगला देखिए ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि जिन्होंने व्यास और सतलज नदियों के बीच संवाद संकलित किया था। तो ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं जिन्होंने व्यास और सतलज नदियों के बीच जो है संवाद संकलित किया था। ये भी पेट में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए यजुर्वेद जो आंशिक रूप से गद्य करती है। तो यजुर्वेद जो है आंशिक रूप से गद्य में भी लिखी गई है। ठीक है। अगला देखिए वेद के अंतिम भाग को वेदांग के नाम से जाना जाता है। तो वेद के अंतिम भाग को वेदांग के नाम से जाना जाता है। ये भी पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए रामायण में मांडवी हैं। तो मांडवी जो है ये भरत की पत्नी थी। मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। अगला देखिए महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र। तो महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है ये 18 दिन तक लड़ी गई थी। तो महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है ये 18 दिन तक लड़ी गई थी। अगला देखिए ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों जैसे सरस्वती और दरसदती के बीच का जो भूभाग है ये ब्रह्मवर्त कहलाता था। तो ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दरसदती के बीच का भूभाग ब्रह्मवर्त कहलाता था। यह भी पेट में पूछा गया
क्वेश्चन है, पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सरस्वती और द्रष्टवती नदी के बीच का जो भाग था वह ब्रह्मवत भाग कहलाता था। अगला देखिए, बोध गया जो है यह पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो बोध गया पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी पर स्थित था। अगला देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा था। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा था। अगला देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ये भी पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, ऋषिपत्तनम जिसे सारनाथ भी कहते हैं, से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। तो ऋषिपत्तनम सारनाथ से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सर्वप्रथम ऋषिपत्तनम सारनाथ पहुंचते हैं और सारनाथ में जो है सबसे पहले 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश देते हैं और जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो यहीं से जो है गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था सारनाथ ऋषिपत्तनम से। अगला देखिए, माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डुंगेश्वरी गुफा स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। तो यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डुंगेश्वरी गुफा नामक स्थान पर जो है ध्यान किया था। ये भी पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, बुद्ध को परिनिर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को परिनिर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। अगला देखिए, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ को ऋषिपत्तनम कहते हैं। यहीं पे 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था, शिष्य बनाया, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और यह उपदेश धर्म चक्र मुद्रा में दिया था। ये भी पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था। अगला देखिए, बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में
धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। अगला देखिए, राजगीर स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। तो राजगीर स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर बिहार में किया गया था। तो ये भी पेट में आया हुआ क्वेश्चन है, पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला देखिए, वैशाली बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। तो वैशाली बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार जो है संघ में प्रवेश दिया गया था। तो महात्मा बुद्ध ने पहली बार आनंद के अनुरोध पर वैशाली में महिलाओं को भी जो है संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। और इस महिलाओं की तरफ से संघ में प्रवेश होने वाली पहली जो महिला थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। तो इस संघ में, बुद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। अगला देखिए, नागार्जुन। तो नागार्जुन एक जो है बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जो है एक क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे। अगला देखिए, नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी। तो नागार्जुन ने जो है प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी। अगला देखिए, नागार्जुन जो है शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया था। तो नागार्जुन ने जो है शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया था। अगला देखिए, नागार्जुन जो है माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था। तो नागार्जुन जो है माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था। तो नागार्जुन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत के वाराणसी, काशी, जिसे काशी भी कहते हैं, शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो भारत के वाराणसी मतलब काशी को शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। अगला देखिए, त्रिरसीम बौद्ध गुफा परिसर, जहाँ 3 गुफाएं खोजी गई हैं और यह स्थान जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो त्रिरसीम बौद्ध गुफा परिसर जहाँ 3 गुफाएं खोजी गई हैं यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में है। नासिक जिले में, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में है ये। अगला देखिए 46 नंबर का, राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक थे और जो जीवक थे ये भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ठीक है, तो राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक थे जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। अगला देखिए, स्तूप के अर्ध वृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना
हर्मिका कहलाती है। तो स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना जो है हर्मिका कहलाती है। अगला देखिए, प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था और जिसे यष्टि कहते थे। तो प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था और जिसे यष्टि कहते थे। ठीक है, अगला देखिए, पहले जैन तीर्थंकर जो है ऋषभ थे। तो पहले जैन तीर्थंकर जो है ऋषभ थे। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। अगला देखिए, 24वें जैन तीर्थंकर महावीर थे। तो 24वें जैन तीर्थंकर जो है महावीर थे। अगला देखिए, महावीर स्वामी को ज्ञान जो है जरंभिका ग्राम में प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी को ज्ञान जरंभिका ग्राम में प्राप्त हुआ था। जरंभिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे और एक साल वृक्ष के नीचे, किस साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला देखिए, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा और जिन का जो अर्थ होता है विजेता होता है। तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन के नाम से जाना जाने लगा और जिन का अर्थ विजेता होता है। अगला देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है और वह है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये जो है त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। जिन्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण कहा था। तो सही मतलब सही विश्वास, सही दर्शन, सम्यक दर्शन से दर्शन कहेंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इस प्रकार से है। अगला देखिए, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय जो है कैवल्य, और जिसका अर्थ इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है। तो मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय जो है कैवल्य प्राप्त करना है, और कैवल्य का जो अर्थ है वह इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है। अगला देखिए, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा है। तो जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है वह अहिंसा है। ये भी पेट में आया हुआ प्रश्न है। अगला देखिए, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वह स्थान बल्लभी गुजरात है। तो ये भी पेट में आया हुआ क्वेश्चन है, पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो महावीर और उनके अनुयायियों की जो शिक्षाएं हैं तो कई शताब्दियों तक ये मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं, और इन्हें लगभग जो है 1500 वर्ष पहले लिखा गया,
और जिस स्थान पर लिखा गया वह स्थान बल्लभी गुजरात है। ठीक है। अगला देखिए, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वह मूल रूप से ग्रीस देश के निवासी थे। तो मेगास्थनीज जो हैं जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा और वह मूल रूप से ग्रीस देश के निवासी थे। अगला देखिए, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज जो है ये सेलूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला देखिए, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला देखिए, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य सबसे प्रसिद्ध राजा था। तो नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। अगला देखिए, आजीवक संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी। तो बिंदुसार की रुचि जो है आजीवक संप्रदाय में थी। अगला देखिए, सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। तो सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख है कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। कलिंग आक्रमण जो है 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। अगला देखिए, अशोक के आक्रमण के दौरान जो कलिंग जो है ये पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी। तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग जो है पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी। तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग मतलब इसे पूर्वी प्रांत कहते थे, इसकी राजधानी जो है तोसली थी। तोसली जिसे वर्तमान में जो है ये ओडिशा में पड़ता है। अगला देखिए, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र थे जैसे तक्षशिला था, उज्जैनी था, तोसली था और सुबरगढ़ी था। तो सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी और इसके अलावा 4 प्रांतीय केंद्रों में भी राजधानियाँ थी जैसे कि तक्षशिला जो है ये उत्तरापद की राजधानी थी। तक्षशिला जो है उत्तरापद की राजधानी थी। उज्जैनी अवंती की राजधानी थी, अवंती प्रांत की राजधानी थी उज्जैनी। तोसली ये कलिंग की राजधानी, कलिंग या पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। सुबरगिरी ये दक्षिणापथ की राजधानी थी, दक्षिणापथ की राजधानी थी। और पाटलिपुत्र प्राचदेश है ना की राजधानी थी। अगला देखिए,
कामरूप जो है, कामरूप असम अशोक के राज्याधीन नहीं था, तो कामरूप असम जो है अशोक के साम्राज्य में नहीं था, क्योंकि उसके अभिलेखों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। अगला देखिए, अशोक के सहबाजगढ़ी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अशोक का जो सहबाजगढ़ी शिलालेख है इसमें ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग नहीं किया गया है। तो सहबाजगढ़ी और इसमें मानसेहरा, सहबाजगढ़ी मानसेहरा के जो उसके अशोक के अभिलेख हैं तो ये किसमें है, खरोष्टी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अगला देखिए, अशोक के प्रधान शिलालेखों में जो सबसे बड़ा है वो 13वां शिलालेख है। तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, जो प्रधान शिलालेख हैं, उसमें 13वां जो शिलालेख है सबसे बड़ा है। अगला देखिए, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है। जो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है वह स्तंभों को माना जाता है। अगला देखिए, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ सारनाथ के एक स्तंभ पर है। तो अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ जो है, शीर्ष जो है, ये सारनाथ के एक स्तंभ पर है। अगला देखिए, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जो है कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। तो मौर्य अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था थी। अगला देखिए, दीवा नाम प्री नाम जो है ये अशोक को दिया गया था। तो दीवाना प्री जो है, देवाना नाम प्री जो है ये अशोक का नाम था। अगला देखिए, सम्राट अशोक वह व्यक्ति है, सम्राट अशोक वह व्यक्ति है जिसका नाम दीवाना नाम प्रियदर्शी भी था। तो अशोक सम्राट वह व्यक्ति है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी भी था, जो उसके अभिलेखों में मिलता है। अगला देखिए, समुद्रगुप्त के शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेण थे। तो शासक समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हर्षेण थे। ये भी पेट में पूछा गया क्वेश्चन है, पेट में आया हुआ प्रश्न है। अगला देखिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में कवि हर्षेण द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में कवि हर्षेण द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। अगला देखिए, खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास, ये दोनों जो है विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे बराहमिहिर और कालिदास। अगला देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक जो है कालिदास हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास ने लिखा। अगला देखिए, मालविकाग्र मित्रम पुस्तक जो है इसको भी कालिदास ने लिखा। मालविकाग्र मित्रम पुस्तक जो है कालिदास ने लिखा। अगला देखिए, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्त थी। तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक जो है प्रभावती गुप्त थी।
अगला देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। यह पेट में आया हुआ प्रश्न है। तो उसके नवरत्नों में कौन कौन से विद्वान शामिल थे? तो इसमें नवरत्नों में देखिए कौन कौन से थे। कालिदास थे, धन्वंतरि थे जो चिकित्सक थे, धन्वंतरि चिकित्सक थे, बराह मिहिर थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, छपड़क थे, वरुरुचि थे और बेताल भट्ट थे और घट करपर थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में कालिदास थे, धन्वंतरि थे, बराह मिहिर थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, छपड़क थे, वररुचि थे, बेताल भट्ट थे, घट करपर थे। तो ये 9 लोग जो है उसके नवरत्नों में शामिल थे। अगला देखिए, भारतीय इतिहास में धन्वंतरि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध जो है चिकित्सक थे। अगला देखिए, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। तो कन्नौज से पूर्व जो है हर्षवर्धन जो है थानेश्वर का शासक था। अगला देखिए, कादम्बरी पुस्तक के लेखक जो है बाणभट्ट थे। तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट थे। अगला देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज जो है एक नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। अगला देखिए, ये भी पेट में आया हुआ प्रश्न है, ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न है। हर्षवर्धन की पहली राजधानी पहले थानेश्वर थी और उसके बाद इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया था। अगला देखिए, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है ये भगवान शिव का मंदिर है, ये शिव का मंदिर है और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए, महाबलपुरम मंदिर पल्लव राजवंशों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो महाबलपुरम के जो मंदिर हैं ये पल्लव राजवंश के शासनकाल में बनाए गए थे और ये महाबलपुरम मंदिर कहाँ है? ये तमिलनाडु राज्य में है। अगला देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन था। अगला देखिए, चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय चोल था। अगला देखिए, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने करवाया था।
तो सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। अगला देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छांदम कहा जाता था। पल्ली छांदम कहा जाता था। अगला देखिए, गोंडेश्वर शिव मंदिर शिव मंदिर जो है चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था। तो गोंडेश्वर शिव मंदिर जो है चोल शासकों ने नहीं बनवाया था। तो चोल शासकों के द्वारा जो मंदिर बनवाए गए, जैसे नटराज मंदिर बना था, बृहदेश्वर मंदिर बना था, बृहदेश्वर मंदिर भी बना था। और तो ये जो है मंदिर जो है चोलों के समय में बनाए थे। गोंडेश्वर शिव मंदिर जो है ये शिन्नार ने बनवाया था। शिन्नार जो है एक शासक था यादव वंश का, उसने बनवाया था। अगला देखिए, पाल वंश का जो पहला शासक था गोपाल था, जिसने पाल वंश की स्थापना की थी। अगला देखिए, पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। तो पाल साम्राज्य जो है भारत के पूर्वी हिस्से में जो बंगाल बिहार से संबंधित था, स्थित था। अगला देखिए, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर जो है तोमर वंश का शासन था। तो 12वीं शताब्दी के जो आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अगला देखिए, सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो है मथुरा थी। तो सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वह मथुरा थी। अगला देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला देखिए, चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। जो चरक संहिता है चिकित्सा से संबंधित है। पेट में आया हुआ प्रश्न है। अगला देखिए, महर्षि पतंजलि ने निरुक्त, व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ लिखा। तो महर्षि पतंजलि ने निरुक्त, व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना जो है भारतीय ग्रंथ लिखा था। ये भी पेट में आया हुआ प्रश्न है, तो पतंजलि को याद रखिएगा। अगला देखिए, नीति शास्त्र, जो नीति सार है, ये नीति सार ग्रंथ जो है राजनीति के तत्व से संबंधित है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है इसमें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की टीका है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर लिखा गया है इसको, और इसे लिखने वाले कामंदक थे। तो नीति सार को जो है कामंदक ने लिखा था, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की टीका के रूप में है। अगला देखिए, राजा कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था। तो राजा कनिष्क का दरबारी चिकित्सक जो है चरक था। अगला देखिए, पंचतंत्र की कथाएं जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। तो पंचतंत्र की जो कथाएं हैं ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। अगला देखिए, सिंधु और झेलम नदी के बीच जो है तक्षशिला शहर स्थित था, और जहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच जो है तक्षशिला शहर स्थित था, जहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है स्थापित था। अगला देखिए, भारत में नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी जो है भीमबेटका से मिलती है। तो भारत में नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी भीमबेटका से मिलती है। भीमबेटका या मूलतः मध्यपाषाण कालीन
चित्रकारी गुफा है, लेकिन यहाँ पे जो है नवपाषाण काल से संबंधित भी जो है चित्रावलियाँ मिलती हैं। अगला देखिए, त्राम पाषाण युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो ताम्र पाषाण युग में जो है तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। ये भी पेट में आया हुआ प्रश्न है। अगला देखिए, भारत में स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो भारत में स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अगला देखिए, औरंगाबाद स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो औरंगाबाद स्थान पर जो है अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। पेट में आया हुआ प्रश्न है ये। औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में है। अगला देखिए, वो आज का लास्ट प्रश्न है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कलाएं जो हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं, और मध्य प्रदेश में इनका निर्माण जो है चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 108 प्रश्नों को कर लिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेट में आए हुए प्रश्न है। आप लोग जो है पेट देने से पहले जो है इस वीडियो को ज़रूर पढ़कर जाइए, जिसमें पेट में आए हुए प्रश्न आपको मिलेंगे। और यूपी एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कराती है उन एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न जितने हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे चकबंदी संबंधी प्रश्न हो, या अन्य जितने भी एग्ज़ाम जो है यूपी SSSC कराता है, वो सारे जो है प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, और आप इन्हें जो है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर जो है सारी वीडियो क्रम से देख सकते हैं। सारी वीडियो आपको वहाँ सीरियल से मिल जाएंगी। देखने के लिए धन्यवाद।